अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 10 बेस करता है थ्योरम्स पे, यानी कि जो टोटली एक अलग पोर्शन है आपकी मैथमेटिक्स की बुक का, थ्योरम्स। तो ये जो है बेस करता है थ्योरम्स पे। और चैप्टर 10 का नाम क्या है? चैप्टर 10 का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम इन थ्योरम्स की पहले बेसिक्स समझेंगे कि बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या, और उसके बाद हम थ्योरम जब स्टार्ट करेंगे तो थ्योरम आपको इंतहा की आसान चीज़ लगेगी। ज़ाहिर सी बात है, स्टार्ट में ये जब बंदे को पहली बार इस चीज़ से वास्ता पड़ता है तो इंसान मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि जस्ट एक स्टेटमेंट में से पूरा थ्योरम निकालना इट सीम्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्या है कि अगर हम इसका प्रोसीजर पहले देख लेंगे, इसकी बेसिक्स समझ लेंगे, तो उसके बाद ये थ्योरम हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा, ज़रा बराबर भी हमें ये मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्ड यूज़ हो रहा है कॉन्ग्रुएंट का। तो कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है? इससे पहले आपने ये वर्ड उम्मीद है कि पहले नहीं सुना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि तकरीबन बराबर, यानी कि नियर टू इक्वल। सही है। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास टू लाइंस हैं और वो लाइंस कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं उसे कैसे डिनोट करूंगा? मैं कहूंगा कि ये मेरे पास, फॉर एग्जांपल, ये लाइन है ए बी, ये मेरे पास लाइन ए बी है, और दूसरी लाइन मैं कहता हूं कि मेरे पास है सी डी। तो अगर मैं कहता हूं कि लाइन ए बी तकरीबन बराबर है सी डी के, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि लाइन ए बी इज कंग्रुएंट टू सी डी, कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। और इस कंग्रुएंट को मैं शो कैसे करूंगा? इस कंग्रुएंट को शो करने का साइन जो है वो ये वाला है, इक्वल लगाकर, और इसके ऊपर ये इस तरीके से हमने लगाना है। ठीक है, ये जो है ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट को ये शो करता है। तो अब अगर मैंने कहना है कि लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सी डी, तो मैं क्या कहूंगा? लाइन ए बी तो मैंने लिखा, मगर ए बी के ऊपर अगर ये मैं लगा देता हूं, बार लगा देता हूं, तो इसका क्या मतलब है कि ये लाइन ए बी है। ठीक है, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर बार लगाते होते हैं। और इसी तरीके से लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सी डी, तो लाइन सी डी को मैं इस तरीके से लिखूंगा और इसके ऊपर लगा दूंगा बार, यानी कि लाइन सी डी। सही हो गया, ये तो हमें पहले समझ आ गया कि कॉन्ग्रुएंट क्या है। ठीक है, उसके बाद अब और हमने क्या क्या चीजें समझनी है। ट्राइंगल्स पे चले, मैं बाद में आता हूं। एक और इसमें वर्ड यूज होता है कॉरेस्पॉन्डेंस। तकरीबन हर थ्योरम में ये कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ड यूज होता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि मुवाजना करना, यानी कि दो चीजों का आपस में, अपने दो चीजों को कंपेयर जब करना है और उनमें इक्वल चीजें आपने फाइंड करनी है कि कौन कौन सी चीजें इनमें कॉन्ग्रुएंट है, तो वहां पर आप यूज करते हैं इस चीज को, कॉरेस्पॉन्डेंस को। कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन स्टूडेंट ये होता है, ये जो है दोनों साइड पर एरो हेड, इसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंस हम अक्सर तब करते हैं जब हमें दो ट्रायंगल्स के दरमियान या किसी भी दो चीज़ों के दरमियान हमें जब मुवाजना करना पड़ता है, तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा मेरे पास ट्रायंगल है ट्रायंगल सी डी ई एफ, मैं कह देता हूं इसे डी ई और एफ। तो अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स का आपस में मुवाजना करना है, तो मैं कहूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो जब भी हम किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है? हमने उसके साथ ये ट्रायंगल बनाना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम इस ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारी बेसिक्स का हिस्सा है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रायंगल्स के ऊपर। कॉन्ग्रुएंट हमने देख लिया, अब हमने देखना है कि ट्रायंगल्स के कोई भी दो ट्रायंगल्स कब बराबर होंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये चीजें हमने ज्यादा इसमें डिस्कस करनी है। तो अब हम ट्रायंगल्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज अपना डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल गिवन है, इसे मैं कह देता हूं ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं? आप काइंडली मुझे ये बताएं कि इस ट्रायंगल के कंपोनेंट्स टोटल कितने हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसमें एक लाइन, दो लाइंस, थ्री लाइंस हैं, और उसके बाद कितने हैं? थ्री ही इसमें एंगल्स भी हैं, एक, दो
और 3, 3 लाइंस हैं और 3 एंगल्स हैं, यानी कि टोटल एक ट्रायंगल के कंपोनेंट्स कितने हैं? 6 हैं। अब इन 6 कंपोनेंट्स को लिखने का मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसा कि इसमें क्या है कि एक लाइन है आपके पास ए बी गिवन है, एक लाइन आपके पास क्या है? ए सी गिवन है, और एक लाइन आपके पास क्या है? बी सी गिवन है। इसी तरीके से लाइन के ऊपर ये हम लगाते हैं स्लैश, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम एंगल्स को डिनोट करना चाहें तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये बी के ऊपर एंगल बन रहा है ना, अगर बी के ऊपर एंगल बन रहा है तो मैं क्या कहूंगा? इसे मैं कहूंगा एंगल ए बी सी या फिर सी बी ए कहूंगा, यानी कि इस बी को मैंने दरमियान में रखना है, हर सूरत में मैंने इस बी को दरमियान में रखना है, यानी कि एंगल ए बी सी इसे मैं कहूंगा। इसी तरीके से अगर मैंने यहां पर एंगल को देखना है कि यहां पर कौन सा एंगल है, तो मैं इसे कहूंगा एंगल बी सी ए या फिर ए सी बी चलें, इसे मैं कह देता हूं एंगल ए सी बी। और थर्ड जो मेरे पास एंगल है वो कौन सा है? वो एंगल बी ए सी है, बी ए सी। और स्टूडेंट्स इस चीज को आपने याद रखना है कि जब भी आप किसी एंगल को लिख रहे हैं साथ आपने ये वाला साइन लगाना है। ये हमें बताता है कि ये क्या है, ये हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इस साइन से हमें पता चलता है। और इसे आप सिंपली वैसे एंगल बी लिख सकते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं? एंगल सी, क्योंकि दरमियान वाली चीज को हम देखते हैं, एंगल सी हम इसे लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम किस तरीके से लिखें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने बात कर ली ट्रायंगल की। अब हम जब भी कोई दो ट्रायंगल्स का आपस में मवाजना करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी के साथ मैं एक और ट्रायंगल बना देता हूं यहां पर, इसे मैं कह देता हूं डी ई एफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स का मवाजना करूं और मेरे पास इन 6 कंपोनेंट्स में से, ये जो मैंने 6 कंपोनेंट्स आपको बताए हैं ना, इन 6 कंपोनेंट्स में से कोई भी 3 कंपोनेंट्स बराबर मुझे मिल जाएं, यानी कि लाइन ए बी बराबर हो लाइन डी ई के, या फिर लाइन ए सी बराबर हो लाइन डी एफ के, या फिर लाइन बी सी बराबर हो ई एफ के, और या फिर इन तीनों एंगल्स में से कोई बराबर हो, ठीक है। अगर 3 साइड्स या एंगल्स मतलब टोटल 6 कंपोनेंट्स में से टोटल 3 कंपोनेंट्स अगर मुझे इक्वल मिल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने समझ लेनी है कि अगर कभी भी आपको टोटल 6 कंपोनेंट्स में से 3 कंपोनेंट्स आपको इक्वल मिल जाएं दो ट्रायंगल्स के, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सही है। ये बात भी हमारे पास क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि बेसिकली थ्योरम हम लिखते किस तरीके से हैं, थ्योरम चीज क्या है, थ्योरम नाम किस बला का है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थ्योरम जो है ना, इन्हें आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पुलिस केस जैसे होता है, उसमें हमने क्या करना होता है? उसमें हमने चीजें प्रूव करनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि इसकी पहली हेडिंग होती है गिवन, यानी कि आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है टू प्रूव, उसके बाद नेक्स्ट होती है कंस्ट्रक्शन, और लास्ट होती है प्रूफ्स, यानी कि सबूत। और इसमें क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स और रीजंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो थ्योरम है ये बेसिकली क्या है? एक इसे आप पुलिस केस के साथ तशबीह दे सकते हैं, यानी कि जब भी आपके पास कोई केस आता है, कोई भी पुलिस केस आता है, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले आप उससे स्टेटमेंट लेते हैं, जो भी बंदा आपके सामने केस करने आया है आप उससे कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट आपको एक गिवन होती है, उसमें जो चीज आपको उसने बताई होती है वो होता है एज अ गिवन, यानी कि वो चीज आपको गिवन हुई और उसने कहा कि मैंने फलां बंदे के ऊपर मेरा इल्जाम है, तो आपने उस इल्जाम को क्या करना है? बेसिकली आपने उसे प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है? जो चीज आपने प्रूव करनी होगी इसमें से, स्टेटमेंट में से, वो आप यहां पर लिख देंगे टू प्रूव, यानी कि उसे एट द एंड आपने सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आपने उस चीज को प्रूव करना है, सही है। उसके बाद इस चीज को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम खुद से करेंगे। अगर वो कोई भी काम आप खुद से कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन, यानी कि
मतलब अगर मुजरिम मान रहा नहीं है तो उसे बेशक आप मार कर मनवा रहे हैं या उस पर थोड़ा डांट डवट करके उससे मनवा रहे हैं या कुछ भी आप खुद से जो कर रहे हैं उस केस के अंदर, वो क्या होगा, वो कंस्ट्रक्शन होगी। यहाँ पर हम खुद से क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को फर्दर आगे ड्रॉ वगैरह करेंगे या ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तो वो क्या चीज होगी, वो कंस्ट्रक्शन होगी। ये थ्योरम का बेसिकली एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी कर ली, सारे काम कर लिए, अब आप पेश हो गए अदालत में। वहां पर आपको किस चीज की जरूरत है, सबूतों की जरूरत है, प्रूफ्स की जरूरत है, ठीक है। तो वहां पर आप जो जो स्टेटमेंट्स देंगे उसके साथ आपको रीजंस देनी पड़ेंगी कि मेरी बात किस हद तक वैलिड है, उसकी रीजन क्या है, ठीक है। तो ये रीजंस और स्टेटमेंट करके एट द एंड आप क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे ये वाली चीज। यानी कि ये जो आपको पहले से कहा होगा कि ये चीज आपने प्रूव करनी है, वो एट द एंड आकर आप प्रूव करेंगे, सही है जी। तो स्टूडेंट्स, वो सिनेरियो आपको पता चल गया सारे का सारा। इस सिनेरियो के बाद आप जब भी इस सिनेरियो को किसी भी थ्योरम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कोई भी थ्योरम आपको जरा बराबर भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। सारे के सारे थ्योरम्स इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। आज आपने बेसिक सीखी, सिनेरियो सीखा कि किस तरीके से, मतलब एक तरीका क्या है थ्योरम को सॉल्व करने का, एक स्टेटमेंट में से हम कैसे गिवन निकालते हैं टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और इस किस्म की सारी चीजें हम निकालते हैं, सही है। तो ये चीज आज आपने सीख ली, बेसिक्स आपको पता चल गई। तो इसके बाद हमने क्या करना है, थ्योरम 10.1.1 करना है। तो इस थ्योरम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये सारी की सारी बेसिक बातें जो हैं वो पता हों, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक्स की अलग वीडियो बना दी है। इसके बाद अब जो सेकंड वीडियो है उसमें मैं आपको सारे थ्योरम्स समझाऊंगा, यानी कि थ्योरम 10.1.1 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे हम सारे थ्योरम समझेंगे, सही है। ये बेसिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाली है सारे के सारे थ्योरम्स में, ठीक है। तो इसी आगे थ्योरम 10.1.1 अगर हमने करना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।